दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की विज्ञान का अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण। दोस्तों पृथक्करण का अर्थ होता है अलग करना या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करना। दोस्तों ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। मिश्रण क्या होता है? तो ऐसा मिश्रण वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक में मिक्स होते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे जब चाय बनाया जाता है तो चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र यानी चलनी की सहायता से अलग किया जाता है। इसके अलावा जो शस्य कर्तन होता है उसके समय अनाज की डंडियों से पृथक करते हैं। जब गेहूं की मड़ाई या थ्रेसिंग का कार्य होता है तो उसमें से भी अनाज और कुछ खरपतवार और अनाज के डंठलों को उससे अलग करके अनाज को अलग किया जाता है। इसके अलावा मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जिसे मथना कहते हैं। इसके अलावा पिछले अध्याय में आपने जाना था कि रेशों से बीजों को अलग करने के लिए जो कपास की ओटाई की जाती है उससे हम रुई या जो होता है वो कपास या काटन सूत उससे प्राप्त करते हैं। आपने नमकीन दलिया या पोहा भी खाया होगा और आपने ये पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो आप खाते समय मिर्च को अलग कर देते हैं। लेकिन यदि आप एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हुए हैं और इनमें से आपको अलग करने के लिए कहा जाए तो इसके लिए आप ये करेंगे कि आम को एक अलग जगह पे बर्तन में रख देंगे और जो अमरूद हैं उनको अलग। तो ये जो है ये पृथक्करण की बहुत आसान विधि मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पर दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकालने का जो यंत्र है उसका चित्र दिया गया है। देखिए किस तरह से मंथन करके दही से जो है वो क्रीम निकाला जाता है। दोस्तों पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में जब बहुत छोटे हों तो उन्हें अलग करने के लिए कुछ अलग विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया जाए तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर अलग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि ये जो हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं ये विज्ञान का अध्याय है, तो विज्ञान में एक्सपेरिमेंट या प्रयोग या क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए एक प्रयोग किया गया है। दोस्तों पृथक्करण का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने का जो ढंग होता है वो कैसे होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए पृथक्करण का जो प्रक्रम है चावलों से पत्थरों को या कंकड़ को अलग करना, तो ये दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है। इसके लिए उपयोगी पदार्थ को हम अलग करते हैं और पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। इसके अलावा मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का जो मंथन होता है उसमें अनुपयोगी अवयवों को दूर करने के लिए मक्खन से दूध का मंथन किया जाता है और अशुद्धियों को फेंक दिया जाता है। इसके अलावा जो चाय की पत्तियां हैं उनको पृथक करने का जो प्रक्रम होता है उसमें हानिकारक अवयव या अशुद्धियों को दूर किया जाता है और दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। दोस्तों जो पृथक्कृत अवयव होता है या पदार्थ होता है उसका उपयोग करने से पहले हम उसमें मिले हुए हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को अलग कर देते हैं। तो पृथक्करण की आवश्यकता आपने समझ लिया कि हम पृथक्करण क्यों करते हैं। तो जो मिश्रित किसी पदार्थ में उपयोगी पदार्थ में जो हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ है उनको अलग करने के लिए हम पृथक्करण करते हैं। दोस्तों पृथक किए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनके कणों के माप और द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में बहुत अधिक भिन्नता होती है, तो उसके बारे में आइए पृथक्करण की विधियों में जानते हैं। दोस्तों पृथक्करण की कुछ साधारण विधियां हैं और कुछ जटिल विधियां भी हैं। जैसे पहला है पृथक्करण का जो पहली विधि है ये है हस्त चयन। तो दोस्तों दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कच्चा मिलाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैला देते हैं। तो आप कागज के एक
अन्न कण जो होते हैं उसमें पाते हैं कि इसमें कुछ पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण और अन्य खाद्य कण हैं। तो अपने हाथ से आप पत्थर के टुकड़े, भूसे और अन्य कणों को अलग कर सकते हैं। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गेहूं, चावल और दालों में से बड़े मिट्टी के कण, पत्थर के कंकड़ और भूसे को अलग करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हस्त चयन विधि से आप अनुपयोगी पदार्थों को अलग करके फेंक सकते हैं। दूसरा पृथक्करण की जो विधि है वो थ्रेसिंग है। आपने खेत और खलिहानों में गेहूं और चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने के पहले धूप में सुखा दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक डंडी पर अन्न कण चिपके हुए होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक जो हैं अन्न कणों की डंडियों को इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को पृथक करने में बहुत मेहनत लगाते हैं। पहले ये काम मनुष्य द्वारा डंडे और थोड़ा सा वजनदार चीज़ से पीट कर किया जाता था। बाद में इसके लिए पशुओं जैसे बैल आदि का प्रयोग किया जाने लगा, और फिर बाद में इसको जो है वो यांत्रिक विधि से यानी मशीनों द्वारा अलग किया जाने लगा। डंडियों के अन्न कणों और अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इसको हिंदी में मड़ाई भी कहते हैं। इसमें डंडियों को पीट पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है, और कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से लिया जाता है, और अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। ये देखिए थ्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है। अब एक विधि है पृथक्करण की, निष्पावन। तो निष्पावन क्या होता है? सूखे रेत और बुरादे और सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं क्या? क्या दोनों अवयवों को कणों के माप समान हैं? और क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? तो नहीं। लेकिन जब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाकर किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े होकर मिश्रण को प्लेट अथवा पेपर पर रखकर, जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण नीचे फिसलता रहे। तब ऐसे में क्या होता है, जो हल्के कण हैं और रेत का बुरादा, सूखी पत्तियां, वो एक स्थान पर गिरते हैं और वो उड़ जाते हैं, और जो हमारा जो उपयोगी पदार्थ है वो एक जगह पर होता है। तो निष्पावन आप समझ गए होंगे। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है, और निष्पावन का उपयोग जो होता है हवा और वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जैसे गेहूं में कुछ भूसा मिक्स होता है, उसको निष्पावन विधि से गेहूं को अलग और भूसे को अलग किया जा सकता है। अब दोस्तों, भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं, जबकि भारी जो अन्न कण होते हैं वो एक जगह ढेर बना लेते हैं। तो उसको हम ठीक ढंग से अलग करके उनकी पैकिंग कर सकते हैं। ये देखिए एक प्रक्रिया पृथक्करण की चालन भी है। चालन क्या है? तो हम आटे से कुछ बनाने के लिए उससे चोकर और अन्य अशुद्धियों को पृथक करते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन का अंग होता है। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर और भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है, और साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडी और भूसा, ये निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद जो गेहूं में बचे रह जाते हैं उन्हें दूर किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, चालन विधि का प्रयोग जब आप तब देखते होंगे जब बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे बालू और रेत को, उससे खराब पदार्थ यानी कंकड़, बड़े कंकड़ आदि को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन और हस्त चयन द्वारा अलग करना संभव नहीं होता है। जैसे चावल और दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल और दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक किया जाए? तो पकाने से पहले आप क्या करते हैं? चावल और दालों को जल से धोया जाता है, और जब ये चावल और दाल जल में धोते हैं तो उस पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी, धूल कण अलग हो जाते हैं, और ये बहकर जल में चले जाते हैं, जिससे जल थोड़ा मटमैला हो जाता है।
तो ऐसे इस मिश्रण को दोस्तों जल में मिलाने पर, जब कोई मिश्रण जल में मिलाया जाता है तो भारी अवयवों के नीचे तले में बैठ जाने की प्रक्रम को अवसादन अवसादन कहते हैं। कि जब कोई मिश्रण जल में मिलाया जाता है तो जो भारी पदार्थ होता है वो जल की तली में बैठ जाता है, इसको अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब कुछ ऐसे मिश्रण भी होते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन और निस्तारण से अलग नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको इससे अलग किया जा सकता है। इन जो ये सिद्धांत है अवसादन और निस्तारण का, ऐसे द्रवों के मिश्रण को अलग करने में उपयोग में लाया जा सकता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे तेल और जल को उनके मिश्रण से इसी विधि से अलग किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। जो ऊपरी परत होती है यानी जो हल्का द्रव होता है जो ऊपर आ जाता है, और भारी द्रव नीचे आ जाता है, और हम इसको अलग कर सकते हैं। दोस्तों निस्यंदन क्या है? तो निस्यंदन को फिल्ट्रेशन या फिल्टर करना कहा जाता है। तो जब आप चाय बनाते हैं तो चाय पत्तियों को छानने के लिए निस्यंदन या फिल्टर की प्रक्रिया करते हैं। दोस्तों हमने उपयोग में आने वाले, जो हम उपयोग में अपने लाते हैं जल, वो हम सोचते हैं कि साफ होना चाहिए, स्वच्छ जल प्रयोग करना चाहिए, और हम सभी को हर समय पीने के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जल नहीं मिल पाता है। कभी कभी नलों से गंदा जल भी मिलता है। तालाबों से या नदियों का एकत्र किया हो गया जल भी जो है वो कीचड़ युक्त हो सकता है। ऐसा बरसात के बाद होता है। अब एक क्रियाकलाप है, तालाब या नदी का थोड़ा सा कीचड़ वाला जल लीजिए, और जब आप इस जल को थोड़ी देर के लिए गिलास में रख देते हैं तो गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ जाती है। गिलास को बिना हिलाए जब आप तिरछा करते हैं तो गिलास के ऊपर के जल के दूसरे जल में उड़ेल देते हैं। दूसरे गिलास का जल भी अभिपंकित अथवा भूरे जल का है, तो इसका निस्यंदन करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब जल में जो अशुद्धियां हैं नीचे बैठ जाने के बाद भी जो स्वच्छ जल वो कीचड़ युक्त है, तो अशुद्धियों को फिल्टर के द्वारा दूर किया जाता है। फिल्टर पत्र बहुत ही निस्यंदक होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इसका उपयोग जो है वो विभिन्न चरणों में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे शंकु बनाने के लिए एक फिल्टर पत्र को मोड़ा जा रहा है और उससे जल का निस्यंदन किया जा रहा है। दोस्तों साधारण रूप में फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों और ठोस कणों को अलग किया जाता है। निस्यंदन विधि का प्रयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों और द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके अलग किया जाता है। वाष्पन क्रिया क्या है? वेपोराइजेशन। तो वाष्पन भी पृथक्करण की एक क्रिया है। जब आप बीकर में कुछ जल गर्म करते हैं तो जल को उबलने दीजिए। आप निरंतर गर्म करते रहें तो आप क्या देखते हैं दोस्तों? जल भाप में बदल जाता है और अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर में जल में 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह हिलाइए, और जल के रंग में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। बिड़ोलित करने यानी घोलने के बाद बीकर में आपको नमक नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो जल में घुल जाता है। जब जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करते हैं आप, तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है, और जहां पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। दोस्तों नमक कैसे मिलता है? समुद्र के जल में लवण घुलनशील मात्रा में होता है, और इन्हीं लवणों में से एक जो है साधारण नमक होता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन हो जाता है, और धीरे धीरे कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बैठ जाते हैं। इन लवणों का मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ये देखिए समुद्री जल के लिए यहाँ से जल खेतों में आया है, यहाँ से वाष्पन होकर नमक बन जाता है। फिर इस नमक का शोधन और परिष्करण करके खाने वाले नमक का प्रयोग किया जाता है। पृथक्करण की एक
एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जाए। तो दोस्तों, हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। रेत और नमक का आप मिश्रण लेकर आप इसे कैसे अलग करेंगे? तो इस मिश्रण को पहले आप बीकर में रखेंगे, फिर कुछ जल मिलाकर बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख देते हैं। आप देखते हैं कि रेत बीकर की तली पर बैठ रहा है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर लेते हैं। जो द्रव निस्तारित होता है उसमें नमक घुला होता है। अब इस निस्तारित द्रव में से नमक और जल को अलग करने के लिए आप वाष्पन क्रिया द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। देखिए, वाष्पन प्रक्रिया द्वारा जल और नमक को अलग किया जा सकता है। दोस्तों, जल में किसी पदार्थ को कितनी मात्रा को घोला जा सकता है? दोस्तों, जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जल में घुल जाती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? ऐसा नहीं है। कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। अब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते चले जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पदार्थ जल में घुल नहीं पाता है। जैसे आप एक प्रयोग करें। एक बीकर अथवा गिलास में 1 चम्मच नमक और जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में लीजिए और 1 चम्मच नमक इसमें डालकर हिलाइए और जब तक वह पूरी तरह से घुल न जाए। अब 1 चम्मच फिर नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इस प्रकार एक चम्मच करके नमक आप मिलाते और हिलाते रहेंगे तो कुछ चम्मच नमक मिलाने के बाद आप पाएंगे कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है जो कि घुलता नहीं है और ये बीकर की तली पर बैठ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी अवस्था जब किसी विलयन में कोई अन्य जो विलेय पदार्थ है वो नहीं घोला जा सके तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ जो है संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को और अधिक न घोला जा सके। दोस्तों, अगर जो आपको ये कहा जाए कि थोड़ा सा नमक और घोलना है, कि कल्पना कीजिए उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है, तो क्या किसी उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? बिल्कुल, उसकी एक प्रक्रिया है। दोस्तों, गर्म करके जब हम उस पदार्थ को या उस विलयन को गर्म करते हैं, संतृप्त विलयन में कम मात्रा नमक की मिलाते हैं और इसे गर्म करते हैं, तो ये होता है कि बीकर की तली में जो नमक था वो घुल जाता है। गर्म विलयन को जब आप ठंडा होने देते हैं तो बीकर की तली में नमक पुनः बैठता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार गर्म करने पर किसी जो विलेय पदार्थ है या विलयन है उसको गर्म करने पर उसमें संतृप्त अवस्था के बाद भी गर्म करने पर उसमें कुछ पदार्थ और मात्रा घोली जा सकती है। दोस्तों, अब कुल मिलाकर आपने ये जान लिया कि विभिन्न पदार्थों को पृथक्करण की कुछ विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। उससे हम उपयोगी और अपने काम की चीज़ें अलग कर सकते हैं और खराब पदार्थों को फेंक देते हैं। और कई जो प्रयोगशालाएं हैं वहाँ पर भी पृथक्करण की इन्हीं सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस अध्याय में आपने ये सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है और यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो इसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। ये देखिए, पदार्थों का पृथक्करण अध्याय जो आपने पढ़ा उसका सारांश कुछ इस प्रकार है। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण करने की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा अलग किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है और किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण करने में किया जाता है। इसके अलावा रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को अलग किया जा सकता है। इसके अलावा द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है और किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले
ठोस पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुले वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है, और किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। और जल जो है विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है, और जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था 6वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 5, पदार्थों का पृथक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।